आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि बीपीएससी में जो बदलाव हो रहा है उसके अनुसार हम अपने स्टडी को, अपने अध्ययन को कैसे बदलें, खासकर 70th बीपीएससी के लिए कैसे हम आगे अपनी तैयारी को जारी रखें। क्योंकि आपने देखा 69th बीपीएससी से बीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस एकदम यूपीएससी जैसा हो गया है और बीपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन का लेवल रहा है वो पहले से ही यूपीएससी को टच करता रहा है और 69th बीपीएससी से बीपीएससी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का लेवल यूपीएससी के जैसा हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी पूरी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाएं और किस तरीके से अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हम एक ही प्रयास में सफल हो सके और बहुत अच्छे से सफलता मिल सके। तो इसी संदर्भ में आज के इस सेशन में हम लोग बीपीएससी एग्जाम से जुड़े हुए इकोनॉमी के विषय को देखेंगे कि इकोनॉमी को कैसे तैयार करें। आखिर 70th बीपीएससी के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमी के सेक्शन को तैयार करने के लिए हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हमें चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले देखा जाए कि इकोनॉमी का रोल क्या है। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इकोनॉमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अर्थव्यवस्था को समझे बिना आप अपनी तैयारी में आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप इकोनॉमी को नहीं समझेंगे तब तक बाकी विषय पर भी आपकी अच्छी पकड़ नहीं हो पाएगी। इकोनॉमी आपके ना केवल आपके सोच और समझ को गहरा करता है बल्कि समग्रता में आपके लिए एक समझ विकसित करता है। चाहे आप पॉलिटिकल सिस्टम में बदलाव की बात करें, चाहे आप सोशल डेवलपमेंट की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, चाहे आप कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें, आप किसी भी तरीके की बात करें, सब में इकोनॉमी आपके सोचने समझने के स्तर को बढ़ाता है, आपके हर तरीके के नजरिए को विकसित करता है और आपको एक बड़ा आयाम देता है। यही कारण है कि इकोनॉमी का सेक्शन पीटी और मेंस दोनों के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में देखेंगे तो 16 क्वेश्चन इकोनॉमी के सेक्शन से पूछे गए और ये 16 क्वेश्चन कोई सामान्य लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। मतलब 69th बीपीएससी प्रीलिम्स ने ये बता दिया कि आने वाले समय में बीपीएससी में क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो उसका लेवल ना केवल बहुत ऊंचे स्तर का होगा बल्कि प्रश्नों में डेप्थ भी बहुत अच्छा होगा और बेसिक्स कंसेप्ट एप्लीकेशन को नहीं समझने वाले लोग क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से मेंस में आप देखते हैं बीपीएससी मेंस में भी इकोनॉमी के सेक्शन का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। वैसे तो सीधे सीधे देखा जाए तो इकोनॉमी का जो सेक्शन है वो बीपीएससी मेंस में जीएस पेपर 2 के दूसरे यूनिट में आता है, जिसमें इकोनॉमी और ज्योग्राफी का सेक्शन दिया गया है, जिसमें कुल जो है 3 क्वेश्चन करने होते हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आपका लगभग 3 क्वेश्चन इकोनॉमी से आता है, कई बार 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से रहता है, 1 ज्योग्राफी से रहता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि ज्योग्राफी का 1 ही क्वेश्चन रहता है, 3 क्वेश्चन इकोनॉमी का रहता है। और जो जीएस फर्स्ट पेपर है उसके दूसरे यूनिट में जहां नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का पार्ट है उसमें भी, चूंकि उसमें करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस नाते उसमें भी इकोनॉमी का क्वेश्चन रहता है। ऐसे में देखा जाए तो इकोनॉमी का एक ब्रॉड जो है पार्ट आपके सिलेबस में है और न केवल अच्छे लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं बल्कि ठीक ठाक मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर आप इस पार्ट पर अपनी ठीक से पकड़ नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छी रैंक लाने में परेशानी होगी या आप कहेंगे कि अच्छी रैंक लाना मुश्किल होगा। अगर आप देखिए इकोनॉमी के सेक्शन को तो इकोनॉमी का सेक्शन पीटी में भी है, बीपीएससी के, ये मैं बीपीएससी के लिए बात कर रहा हूं। तो
ये पीटी में भी ये पार्ट है इकोनॉमी का, और इससे आपने देखा कि 16 क्वेश्चन पूछा गया 69th बीपीएससी जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है बीपीएससी प्रीलिम्स का 30 सितंबर 2023 को। और बीपीएससी मेंस में अगर आप देखें तो इकोनॉमी का क्वेश्चन वैसे तो जीएस पेपर 2 का पार्ट है, ये जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जो दूसरी यूनिट है, यूनिट 2 है, इसमें लगभग 3 क्वेश्चन हर वर्ष इससे रहते हैं। 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 क्वेश्चन छोड़ना होता है, 3 क्वेश्चन करना होता है। और ये 3 क्वेश्चन कोई जानते सामान्य अंक के नहीं है, ये 38 मार्क्स के हैं, 38 मार्क्स के। ये तो पीटी में चूंकि आप देख रहे हैं कि 16 क्वेश्चन है 16 नंबर के, अर्थात एक क्वेश्चन का 1 ही मार्क्स होता है। अच्छा, इसके अलावा जानते हैं जीएस पेपर 1 में भी, जीएस 1 के अंतर्गत जो दूसरी यूनिट है, यूनिट 2 है, उसमें भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का पार्ट है। उसमें भी इकोनॉमी से 1 क्वेश्चन रहता ही है हर वर्ष। 68 बीपीएससी में भी 1 क्वेश्चन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के पार्ट में रहा है। इसके अलावा एसए का सेक्शन जो नया जुड़ा है, एसए यकीन मानिए अगर आपने इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ पार्ट पूरी तरीके से तैयार कर लिया है तो आपको 2 एसए मिलने की संभावना रहेगी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के मानव के ऊपर प्रभाव और उसके संदर्भ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न तो पक्का रहता ही है। एक दूसरा प्रश्न जो है इकोनॉमी के पार्ट से भी जुड़ा हुआ रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता, ऐसा होता है, लेकिन सामान्यतः एक प्रश्न यहां भी रहेगा। और अगर एक क्वेश्चन यहां पे रहेगा तो ये तो ऑलरेडी 100 नंबर का हो गया। इसका मतलब ये 100 नंबर का हो गया, ये 38 नंबर का हो गया, और ये ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि 38 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सेक्शन बन जाता है इकोनॉमी, है कि नहीं। अगर आप इसको देखेंगे, जैसे मैं यहां पे आपको दिखाता हूं कि बीपीएससी मेंस में इकोनॉमी का जो सेक्शन है, इससे अगर मैं खाली जीएस पेपर 2 में देखूं, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत यूनिट 2 में, तो यहां पर 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये 3 क्वेश्चन 38 मार्क्स के हैं। तो ऐसे में ये 114 नंबर का यहां पे इस पार्ट से 114 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, 114 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। और अगर इसमें मैं जीएस 1 को भी जोड़ूं, जीएस 1 का जो दूसरा यूनिट है, यूनिट 2, इससे 1 क्वेश्चन होने की संभावना रहती, लगभग 1 क्वेश्चन रहता ही है। ये 38 मार्क्स का है, तो 38 मार्क्स और ले लीजिए, अर्थात 114 नंबर और 38, तो सोचिए 152 मार्क्स का जीएस में ही इकोनॉमी की भूमिका हो गई। मैक्सिमम इतने नंबर का क्वेश्चन जानते हैं जीएस में पूछा जाता है। और अगर मैं इसमें एससी का पार्ट जोड़ूं, एससी का 1 क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहता है। जब 68 बीपीएससी में डायरेक्ट इकोनॉमी के पार्ट से नहीं रहा, लेकिन अगर आप यूपीएससी, चूंकि यूपीएससी के पैटर्न पे ही इससे पूछा जा रहा है, यूपीएससी में हर साल 1 क्वेश्चन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एसए में पूछा जाता है और 1 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एसए में पूछा जाता है। ऐसे में ये आपको एसए में भी 100 मार्क्स का सप्लाई कर रहा है। मतलब अगर टोटल इकोनॉमी के सेक्शन को देखा जाए तो 152 मार्क्स और यहां पे 100 मार्क्स, तो 900 नंबर में से आप देख रहे हैं 252 मार्क्स, एक बड़ा सेक्शन हो गया। इसका मतलब 900 मार्क्स जो टोटल जिसको जोड़ा जाता है, जिसके आधार पर मेरिट बनती है, उसमें 252 मार्क्स इकोनॉमी के सेक्शन से है। ऐसे में आपको ये आसानी से समझ आ रहा होगा कि इकोनॉमी का सेक्शन बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही महत्व का है। अर्थात इस सेक्शन को छोड़ करके आप बीपीएससी में
बेहतर रैंक की तो कल्पना कर ही नहीं सकते। और साथ ही साथ जब तक आर्थिक समझ नहीं होगी, इतिहास को समझने की आपकी दृष्टि संकुचित होगी। पॉलिटी में भी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी चीजों को समझने की दृष्टि आपकी संकुचित होगी, नैरो होगी। आईआर में अंतर्राष्ट्रीय संबंध आज के समय में आखिर किस लिए बन रहे हैं? आज के सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध या तो आर्थिक कारणों से हैं या तो तकनीकी कारणों से हैं। अगर हमको मान लीजिए किसी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, किसी टेक्नोलॉजी को प्राप्त करना है, या तो तब हम अंतर्राष्ट्रीय समझौते करते हैं, या तो हमें व्यापार वाणिज्य को बढ़ाना है, निवेश करना है, व्यापार बढ़ाना है, तो इसके लिए हम किसी देश के साथ संबंध बनाते हैं। मूलतः दो कारणों से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अब तो शीत युद्ध का दौर तो है नहीं कि गुटबंदी है इसलिए हम जानते संबंध बना रहे हैं। अब तो संबंध बहुत प्रैक्टिकल है 21वीं सदी में। हम अपने हितों के लिए सीधे सीधे संबंध बनाते हैं। अब प्रैग्मेटिक रिलेशन हो चुका है, अब कोई आइडियलिस्टिक रिलेशन नहीं है, एक आदर्शवाद नहीं है कि हमारा इस सिद्धांत हम ऐसे लोगों से मिलेंगे। अरे भैया, जिससे लाभ होगा उससे मिलेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान आपने देखा भारत की रणनीति क्या रही। हम किसी एक तरफ नहीं झुके। ऐसा नहीं कि हम पश्चिम से हमारी दोस्ती है, अमेरिका से, यूरोपीय देशों से, तो हमने रूस को छोड़ दिया। हम रूस से भी जुड़े रहे और पश्चिम से भी जुड़े, और दोनों सब अच्छे भी मान रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री के बारे में बहुत अच्छी बातें कही। पश्चिमी जगत में भी प्रधानमंत्री के बारे में अच्छी, मतलब भारत के बारे में सब तरफ से अच्छा कहा जा रहा है। इसका जानते रीजन क्या है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसने अपने हितों को साधते हुए एक बहुत ही व्यवहारिक रणनीति को अपनाया, जिसको हर लोगों ने आवश्यक समझा। अगर हम अपनी बात को सही से क्लियर कर देंगे कि भैया भोजन हमें चाहिए, इस नाते हम उनके यहां जाते हैं, तो आप कहेंगे तब तो ठीक है। पढ़ाई हमें करना चाहिए इसलिए उनके यहां जाते हैं, आप कहेंगे तब ठीक है, क्योंकि कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। तो इस नाते अर्थव्यवस्था की अगर समझ नहीं है तो आपकी आईआर पे भी, इंटरनेशनल रिलेशन पे भी पकड़ नहीं होगी। आपकी जो है, अगर मान लीजिए गवर्नेंस की बात होगी, सुशासन की बात या शासन की बात होगी, गुड गवर्नेंस की, वो भी आप नहीं समझ पाएंगे। सोशल जस्टिस की बात होगी, सामाजिक न्याय की बात होगी, वो भी नहीं समझ पाएंगे आप। इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा, उसको भी आप ठीक से नहीं समझ पाएंगे। समाज में कल्चरल कोऑपरेशन करना है, सोशल डेवलपमेंट करना है, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, मानव विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, सांस्कृतिक प्रोत्साहन करना है, सबके लिए संसाधन चाहिए। बिना संसाधन के कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए इकोनॉमी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। और चूंकि जब आपने देख लिया कि बीपीएससी का लेवल अब यूपीएससी जैसा हो गया है, ये यूपीएससी जैसा एग्जाम बनता चला जा रहा है, तो ऐसे में इकोनॉमी का रोल और भी बढ़ेगा। जैसे 68 बीपीएससी, 67 बीपीएससी में इकोनॉमी का क्वेश्चन 8 से 10 पीटी में पूछा जा रहा था। आपने देखा है कि पीटी में कितने क्वेश्चन, बहुत कम क्वेश्चन पूछे, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, वो भी करंट अफेयर से जुड़े हुए पूछे जाते थे। कुछ बिहार के इकोनॉमिक सर्वे से, बिहार के बजट से, और 1-2 क्वेश्चन जानते हैं भारत सरकार के बजट और इकोनॉमी, मतलब करंट अफेयर एक तरीके से इकोनॉमिक करंट अफेयर था। लेकिन 69 बीपीएससी ने दिखा दिया, 69 बीपीएससी ने दिखा दिया, हे बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों, अगर इकोनॉमी को आपने पहले जैसा लिया, परंपरागत तरीके से लिया, तो आप इकोनॉमी के क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ। 69 बीपीएससी में जो 16 के 16 क्वेश्चन पूछे गए, इनका लेवल जो था ये यूपीएससी से ऊपर का था। एक मार्ट ऐसा पार्ट था जिसका लेवल यूपीएससी से ऊपर था। कई ऐसे स्टूडेंट थे जिनको हवा भी नहीं लगी। वो तो हम लोगों के क्लास में जो पढ़े हुए थे, जिन्होंने अच्छे से समझा हुआ था, क्योंकि आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं लगातार ही बीपीएससी की क्लासेस जब लेता रहा, पिछले 1-1.5 साल से ऑनलाइन जब से शुरू किया है। ऐसे तो मैं 19 सालों से पढ़ा रहा हूं, और पिछले 6 वर्षों से तो जानते पटना में ही जाकर के पढ़ाता रहा हूं, और मुखर्जी नगर में ही कम से कम कुछ नहीं तो 30-40 हजार बच्चों को मैंने, बिहार से जुड़े हुए बच्चों को पढ़ाया। अगर वहां पे देखा जाए तो वहां भी 15,000-20,000 बच्चों को पटना में और कई और क्षेत्रों में पढ़ाया। तो कुल मिलाजुला के 50,000 से अधिक बच्चों को पढ़ाने का अनुभव केवल बिहार के बच्चों को है, यूपीएससी और बाकी राज्यों को छोड़ दीजिए। तो जब हमने 1.5 साल पहले भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, तो हमने
हमेशा जो लेवल था इकोनॉमी को पढ़ाने का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ाने का, जनरल साइंस को पढ़ाने का, वो वही रखा जो यूपीएससी का था। तो बहुत सारे लोगों ने आपत्ति भी किया कि सर ऐसे तो जो है कुछ ज्यादा ही ऊपर हो जा रहा है, कुछ ज्यादा ही हाई हो जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं अंततः वही काम आया और उसी से लोगों को लाभ मिला, क्योंकि एक बार अगर आप ठीक से पढ़ाई कर लेते हैं तो एक चीज जान लीजिए, पढ़ाई कभी बाएं नहीं जाती, दाएं ही रहती है। कोई भी रिस्क नहीं हो सकता अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर ली। सेलेक्टेड पढ़ाई से बचना चाहिए। जब आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तब आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको सेलेक्टेड पढ़ाई नहीं करनी। एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, चौतरफा घेर दीजिए, बेसिक्स के लेवल पे, मौलिक ज्ञान के लेवल पर, कंसेप्ट अवधारणा के लेवल पर, एप्लीकेशन के लेवल पर, और इंटरलिंकिंग की जो कैपेसिटी है, एक दूसरे को जोड़ने की जो क्षमता है, उसके लेवल पर, अगर इन सभी लेवल पर चीजों को आप एक बार लिंक, चारों तरफ से चौतरफा हमला करके अपनी समझ को विकसित करेंगे, यकीन मानिए अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो उसको आसानी से कर ले जाएंगे। आप जानते हैं 68 बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन आया हूबहू क्लास नोट से हम लोगों के आया हुआ है। मेंस की बात कर रहे हैं, पीटी में तो रहता ही रहता है। बहुत लोग सोचेंगे कैसे आया, क्योंकि हम लोग जानते कोई पार्ट छोड़ते ही नहीं, सारी चीज को विस्तार से पढ़ाते, और खासकर जब अपने प्लेटफॉर्म पर होते हैं तो वो भी और समस्या नहीं होती, क्योंकि यहां ये नहीं देखना कि कितने घंटे हो रहा, कितना नहीं हो रहा। जितने में चैप्टर पूरा होगा, सिलेबस पूरा होगा, उतना किया जाएगा। काट पीट करके जानते कोई काम नहीं किया जाएगा। तो बीपीएससी का रोल आप देख रहे हैं कि बीपीएससी में भी इकोनॉमी का रोल कैसे है। अच्छा, एक चीज और समझिए, अतुल प्रसाद ने जो स्टेटमेंट दिया, उसको जरा ध्यान रखिए। अतुल प्रसाद ने कहा कि आने वाले समय में बीपीएससी के क्वेश्चन पेपर का जो लेवल होगा वो बहुत डेप्थ वाला होगा, बहुत गहरे प्रश्न होंगे, बहुआयामी दृष्टिकोण को खोलने वाले होंगे। उन्होंने कहा ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि अच्छे अभ्यर्थी अधिकारी बन सके और बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलाव को आगे चल करके संभव बना सके। अगर उनके स्टेटमेंट को ध्यान रखिए तो जैसा उन्होंने बोला 69 बीपीएससी प्रीलिम्स में वैसा ही किया। और मैं आपको बता रहा हूं, आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये अभी आप देख लीजिएगा 2 महीने बाद जो 69 बीपीएससी मेंस होगा उसका भी क्वेश्चन का लेवल जानते हैं बहुत अलग होगा। और कई लोग जो परंपरागत तैयारी करते रहे हैं उनके लिए तो एकदम जोखिम हो जाएगा। इसीलिए आगे के किसी भी मेंस और पीटी के एग्जाम में संकुचित नजरिए के साथ, परंपरागत नजरिए के साथ तैयारी नहीं करना है, अपनी क्षमता को बढ़ा लेना है, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल जो अप्रोच है उसको सीख लेना है। तो हम लोग ये पूरा जानते हैं, आज जो सेशन ले रहे हैं इसके माध्यम से यह मैसेज देना चाहते हैं कि इसी लेवल पर आपको पढ़ना है, इसी लेवल पर आपको समझना है। तो इस नाते जो है बहुत ध्यान रखना है। तो यहां से आप समझ गए कि बीपीएससी में इकोनॉमी का एक महत्व है, इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंस है। अब जब इकोनॉमी का इतना इंपॉर्टेंस है तो इकोनॉमी को कैसे करें तैयार, आखिर क्या पढ़ा जाए, क्या किया जाए। तो देखिए, तैयारी का जो मूल मंत्र है, कोई भी तैयारी, चाहे किसी भी पार्ट की तैयारी हो, इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हो, इकोनॉमी की हो, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की हो, हिस्ट्री एंड कल्चर की हो, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन की हो, नेशनल करंट अफेयर की हो, स्टैटिस्टिक्स डीआई की हो, ज्योग्राफी की हो, सब में सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस लेकिन बीपीएससी में जानते 1-2 लाइन का है, तो सिलेबस से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती। तो क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। आप कहेंगे क्वेश्चन भी तो उस लेवल का पहले नहीं आता था। नहीं, बीपीएससी मेंस का जो क्वेश्चन का लेवल रहा है वो 60वीं से 62वीं बीपीएससी से एकदम यूपीएससी को टच करने लगा था। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोनों देखना पड़ेगा। एक तो बीपीएससी का भी देखना पड़ेगा भैया, और एक यूपीएससी का। आप कहेंगे यूपीएससी का क्यों? इकोनॉमी के पार्ट की बात कर रहे हैं, सारे पेपर नहीं भाई। जो बीपीएससी में जितना सेक्शन है, अब उसमें हर
जो सेक्शन आपके कोर्स में है उसमें यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर तो आपको देखना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बीपीएससी में 60वीं 62वीं से लेकर के 68 तक जो प्रश्न पूछे गए वो पढ़िए, और 2013 से यूपीएससी मेंस में जो प्रश्न आए उसको भी सॉल्व करिए। इकोनॉमी में भी 60वीं 62वीं से लेकर के 68 बीपीएससी तक जो मेंस में आए, और अभी 69 का पेपर हो जाएगा तो उसको भी, और ऐसे यूपीएससी के भी पेपर को सॉल्व करिए। मतलब पेपर तो अब तो आपको दोनों देखना पड़ेगा मेंस का, और इसके बाद आपको क्लास नोट बनाना है। इसके बाद आपको क्लास नोट्स बनाना। क्लास नोट बनाने में तो मैं काम करूंगा ही। अगर आप स्पेस आईएएस एकेडमी के ऐप से जुड़े हुए हैं तब तो आप मेरी क्लास ले रहे हैं, आपको कुछ भी पढ़ना नहीं। लेकिन अगर बाई चांस आप मुझसे नहीं जुड़े हैं तो आपको सहारा लेना पड़ता है कई किताबों का। इसीलिए कहा जाता है कि कई किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक शिक्षक को पढ़ लीजिए, ताकि आपकी उतनी सारी समस्याएं दूर हो जाए। क्योंकि एज ए स्टूडेंट आप कितनी किताब पढ़ सकते हैं, बहुत पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, लेकिन कोई एक मजा मजाया शिक्षक 15-20 किताब तो जरूर पढ़ा होता है, और केवल पढ़ा ही नहीं होता, उसको डाइजेस्ट किया होता है, डाइजेस्टेड नॉलेज उसके पास होता है, और फिर उस नॉलेज को जब वो डिलीवर करता है तो अपने भी बहुत सारे अनुभव और बहुत सारी चीजों को लिंक करके आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो सबसे पहली बात, आपकी समझ जागृत हो जाती है, सोचने और समझने में एक जागरण आता है। साथ ही साथ आपको बहुत सारे मटेरियल को एक साथ देखने, समझने, कैसे उसे प्रस्तुत किया जाता है, यह सब का अवसर प्राप्त हो जाता है। बस आप अपने ज्ञान को उसमें और जोड़ दीजिए, अपनी समझ को और जोड़ दीजिए, और अच्छा हो जाएगा। नहीं तो कम से कम जितना शिक्षक का है उतना तो आपको लाभ हो जाता है। इसके बाद क्लास नोट की जरूरत होगी। क्लास नोट के बाद जानते टेस्ट और प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और कुछ नहीं होगी। इसके बाद जानते प्रैक्टिस एंड रिवीजन की जरूरत होगी। प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अब मुद्दा है, जिसको मैं क्लास नोट कह रहा हूं, इसी को मटेरियल कहा जाता है। क्लास नोट इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्लास नोट्स बनाना पड़ता है। जानते इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि किताब को पढ़ना कठिन काम होता है। किताब जब पढ़ते हैं तो उसमें लेखक की अपनी लैंग्वेज होती है। मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें लिखने वाले की उसकी लैंग्वेज होती है। तो दूसरे की लैंग्वेज आपको बहुत समझने में कई बार टाइम भी लग जाता है, दूसरे आपके मेमोरी में नहीं बैठ पाता। आपके मेमोरी में जानते क्या चीज बैठेगी? जो आपके अपनी भाषा में होगी, समझाए हुई भाषा में होगी, समझी समझाई हुई होगी। इसीलिए कहा जाता है कि किताबों को अगर पढ़ने का मौका मिला है तो किताब को पढ़ करके तुरंत नोट्स बना ले, क्योंकि नोट्स बनाने से आपके अपने लैंग्वेज में, आपके अपने भाव में, आपके अपने सेंटेंस में मटेरियल आ जाता है। फिर उसको रिवाइज करना, मेमोरी में ले जाना बहुत आसान हो जाता है। यकीन मानिए, जब आपके पास नोट्स आ गया, समझिए तैयारी में आपने एक बड़ा पड़ाव कायम कर लिया। अब उसके बाद खाली उसको रिवाइज करके, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार करना होता है। फिर प्रेजेंटेशन के लेवल पर, आंसर राइटिंग के लेवल पर थोड़ा कमाल करना होता है, थोड़ी उसकी भी कला सीखनी होती है। फिर आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मान लीजिए जिसके पास ये जो हमारी क्लासेस से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो सामान्यतः क्या करेगा? वो क्लास नोट कैसे बनाएगा? तो उसको कम से कम देखिए, एक तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। कौन सी एनसीईआरटी? इकोनॉमी में उतनी एनसीईआरटी है नहीं, एक 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भारतीय आर्थिक विकास। ये इकोनॉमी का एक, जानते हैं इकोनॉमी का एक जो है एनसीईआरटी है। इसको आप, इसमें 1950 से अभी तक का जितना डेवलपमेंट है, जितना अपडेटेड है, उतनी बात इस एनसीईआरटी में दी गई है। इसके अलावा एक 12th की एनसीईआरटी है, लेकिन इसको पढ़ना नहीं। तो आप कहेंगे फिर क्यों लिख रहे हैं? इसीलिए लिख रहे हैं, पढ़ना नहीं है, कहीं ये मत ले लीजिएगा। इसमें जानते एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये मेंस से इसका कोई लेना देना नहीं, इवन देखा जाए तो पीटी से भी कोई लेना देना नहीं। इसमें समय अगर आपको खराब करना है या आपके पास बहुत समय हो तो आप कर सकते। ये समष्टि, इसको हिंदी माध्यम में कहा जाता है समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र।
व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये समष्टि, लेकिन इसको पढ़ना नहीं, इसलिए इसको कट कर दीजिए। खाली आपको एनसीईआरटी में यही पढ़ना है। इससे अच्छा अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है, पढ़ने की इच्छा उसकी बहुत ज्यादा हो जा रही है, तो तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, वो थोड़ा ठीक है, आजकल मार्केट में मिलती है, नहीं तो डाउनलोड कर सकते। खैर मैं उसको सुझाव ही नहीं दूंगा। तो यहां मैंने माना कि एक एनसीईआरटी आपके पास है 11th वाली, मतलब एक एनसीईआरटी आपके पास हो गई 11th की एनसीईआरटी। दूसरा आप जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे, आप कहेंगे किसका इकोनॉमिक सर्वे, तो ये भारत सरकार और बिहार दोनों का, इंडिया और बिहार, ये मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा, लेकिन इसमें हम लोग स्वयं इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि जब तक इसको पढ़ाने का तरीका नहीं सिखाया जाएगा, इसको पढ़ाया नहीं जाएगा, तो आप पढ़ना ही नहीं जाएंगे। 4 लाइन पढ़ेंगे या 2-4 पेज पढ़ेंगे, फिर जानते छोड़ देंगे उसको। शायद बहुत बिरले ही स्टूडेंट होते हैं, मार्केट से इकोनॉमिक सर्वे हर कोई खरीद लाता है, यहां मुखर्जी नगर में भी, करोल बाग में भी, पटना में जानते बोरिंग रोड पे भी, या मुसल्ला हाट वाला जानते दिख रहे वहां भी, बाजार समिति में भी, या अगर यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं तो जानते हैं जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पे भी, जोधपुर में सरदारपुरा में भी, सीकर में नवलगढ़ रोड पर भी, इंदौर में जानते हैं भवन कुआं पर भी, भोपाल में एमपी नगर में भी, प्रयागराज में सिविल लाइन में आप देखिए, छोटा बड़ा बघाड़ा में देखिए, सलोरी में देखिए, या कटरा में देखिए, लखनऊ में आप देखिए पुरनिया चौराहे पर, रांची में आप देखिए लालपुर रोड पर, तो सब जगह बच्चे खरीद तो लाते हैं वहां से, लेकिन वो जो है उसको पढ़ते नहीं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि रुचि ही विकसित नहीं होती, और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा वो कितना दबाव डाल करके आप पढ़ेंगे, अंततः व्यक्ति छोड़ ही देता। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले पढ़ाई में रुचि विकसित करिए, और रुचि तब विकसित होगी जब बेसिक सारी चीजें क्लियर होंगी, तभी पढ़ने का मन लगता है, तभी आकर्षण होता है। कहा जाता है लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट हैव नीड टू बी डन, जो जरूरी है उसे पसंद करने की आदत डालिए। और पसंद कब आएगी? जब आपको महसूस होने लगेगी, जब उससे आप कनेक्ट होने लगेंगे, जब जुड़ाव होगा। तो आपको आर्थिक समीक्षा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानते हैं ये सबको पढ़ना है, बिहार की भी आर्थिक समीक्षा और भारत सरकार की। तीसरा आपको जानते बजट पढ़ना रहेगा, और ये भी भारत सरकार का बजट भी और बिहार सरकार का भी, भारत सरकार का भी और बिहार सरकार। इसके अलावा नीति आयोग के रिपोर्ट है, नीति आयोग का रिपोर्ट, नीति आयोग का रिपोर्ट भी जानते हैं आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट को एक बार डाउनलोड, आज के दौर में जानते कोई ये नहीं कह सकता कहां से लाएं। अगर आपके पास नहीं बुक फॉर्म में है तो आप जानते मटेरियल को डाउनलोड कर लेंगे, और अगर आप हमारे साथ हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, क्लास में सारी पढ़ा दी जाएगी, सारी चीज पढ़ाई जाएगी, आपको कुछ सोचना ही नहीं। अच्छा, 5वें नंबर पर जानते हैं आपको करंट अफेयर। आप कहेंगे करंट अफेयर किस चीज का? देखिए, अगर मैं कहूं करंट अफेयर रोज पेपर से पढ़िए तो आपका बहुत समय चला जाएगा। कोई भी अच्छा विद्यार्थी अखबार जानते हैं से पढ़ करके अपनी समझ को विकसित नहीं कर पाता, क्योंकि शुरू में अखबार ही समझ में नहीं आता। और अगर मैं कह दूं अखबार पढ़ने के लिए, बहुत सारे विद्यार्थी 2-2, ढाई घंटे अखबार पढ़ते, ये भी उचित नहीं कहा जा सकता। इतने लंबे समय अखबार पढ़िए, आधी घंटे या मैक्सिमम 1 घंटे समय दीजिए। वो भी अगर हिंदी माध्यम में आप हैं तो फिर ऐसा पेपर ही नहीं है जिसको घंटों पढ़ा जाए। आप दैनिक जागरण का संस्करण पढ़ते हैं, हिंदुस्तान पेपर पढ़ते हैं, प्रभात खबर पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर का पढ़ते हैं, इन सब में 1 घंटे से ज्यादा, आधी घंटे से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं होता, और बड़ा सिस्टमैटिक नहीं होता, क्योंकि जो पत्रकार लिखते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के नहीं होते, उनको उतना पेमेंट नहीं मिल पाता, काहे लिखें वो। बहुत ज्यादा अच्छे पत्रकार जो बड़े बड़े स्तर के लोग हैं वो पेमेंट ज्यादा लेते हैं लिखने का। अब ये सब सस्ता अखबार निकालना है, कहां से ऐसा लिखवा पाएंगे लेख। तो इस नाते करंट अफेयर में या तो भाई हिंदू पेपर पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, और फिर उसको पढ़ और जल्दी पढ़िए। कहीं ऐसा नहीं कि उसको पढ़ करके जो है डिक्शनरी निकाल करके पढ़ रहे हैं तो पता चला
पढ़ते पढ़ते पता चलेगा इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेना चाहिए, इंग्लिश का कोर्स कर लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बहुत गलत दिशा में चले जाते, तो मैं ये नहीं चाहूंगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये सारा स्मार्ट तरीके से किया जाए। और स्मार्ट तरीका ये कहता है कि चाहे आप स्वयं से तैयार करें, चाहे दूसरा तैयार किया हुआ उससे सहायता ले लें या उससे तरीका सीख लें ताकि आपका काम आसान। तो करंट अफेयर में मैं चाहूंगा कि मंथली आपके पास समरी होनी चाहिए। मंथली समरी के लिए मैं कहूंगा कोई न कोई मैगजीन लीजिए, और खासकर जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छी मैगजीन जानते कौन सी है? पीडी, प्रतियोगिता दर्पण। अगर मैं पिछले कई मेंस की बात करूं तो प्रतियोगिता दर्पण का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ लीजिएगा, हूबहू जानते हैं बीपीएससी में क्वेश्चन रहा है। 64th से तो मैं रेगुलर देख रहा हूं, मतलब 63rd में हमने नहीं देखा कि जो है, लेकिन 64th में, 65th में, 66th में, 67th और 68 में देख लीजिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। अच्छा एक चीज मैं बता दूं, प्रतियोगिता दर्पण जितना बेहतरीन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तो कोई नहीं, मतलब राष्ट्रीय घटनाक्रम तो प्रतियोगिता दर्पण जैसा किसी मैगजीन का है ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय तो फिर भी अच्छा नहीं है उतना, लेकिन राष्ट्रीय घटनाक्रम का 2 क्वेश्चन तो आता ही है बीपीएससी में, जीएस पेपर 1 में। तो इस नाते मंथली समरी तो प्रतियोगिता दर्पण या घटना चक्र को भी जानते, घटना चक्र भी अच्छा निकालता है मेंस वाइज, जो मेंस के लिए निकालता है, और पीटी के लिए जो पीटी का निकालता है। तो जानते हैं ये प्रतियोगिता दर्पण या घटना चक्र का आप पढ़ेंगे। बाकी तो यहां से अगर आप जानते हैं हमारी क्लास से जुड़े हुए हैं तो आपको ये भी सब नहीं करने की जरूरत है, लेकिन इतनी चीजों को आपको एज ए मटेरियल करना है, एज ए मटेरियल इतनी चीजों पे काम करना। और मैं चाहूंगा थोड़ा थोड़ा सा आप जानते हैं इन सबको ध्यान भी देते रहेंगे, मतलब ये ढूंढेंगे कि जो हम क्लास नोट बना रहे हैं उसमें ये सारी चीजें हैं कि नहीं, इन्हीं से आपका क्लास नोट बनेगा। अच्छा, क्लास नोट से क्या फायदा होता है? क्लास नोट से ये फायदा होता है कि एक बार पूरा सिलेबस जो है, एक बार पूरा सिलेबस का जिस्ट बन जाता है, एक बार पूरे सिलेबस का जिस्ट आपके पास आ जाता है, सार आपके पास आ जाता है कि भैया ये सिलेबस और ये उसका नोट्स हमारे पास आ गया। अब क्या करना है? अब इसी नोट्स से जानते फुट नोट बनाना है। इसको रिवाइज करने के लिए आपको फुट नोट बनाना है ताकि आपको रिवीजन हो। इसको और समराइज करेंगे। मान लीजिए मैंने किसी चीज का क्लास नोट्स 10 पेज में बनवाया, आपने 1-1.5 पेज में उसको जानते हैं। एक दिन नोट्स कैसे बनाया जाए उस पर भी मैं क्लास लूंगा। तो ब्रीफ नोट्स बना लिया आपने ताकि उसको खड़े होकर के रिवाइज, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं तो उसको आपने रिवाइज। इसके अलावा जिस साल एग्जाम देना है, जैसे मान लीजिए अगली साल एग्जाम देना है, तो आपको वार नोट्स बनाना पड़ेगा। वार नोट्स किसे कहा जाता है? वह नोट्स जिसमें पिछले 1-1.5 साल की घटनाओं को ध्यान में रख करके कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको लेकर के नोट्स बनाया जाता है। वार नोट्स वह नोट होता है जिसमें पिछले 1-1.5 वर्षों के करंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको ध्यान में रख करके जहां पर फॉर्मेटिंग की जा रही होती है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग की गई होती है, ऐसे नोट्स को वार नोट्स कहा जाता है। इसी नोट्स से व्यक्ति टॉपर बनता है, इसी नोट से आप अभ्यर्थी से अधिकारी तक की यात्रा में आगे पहुंच जाएंगे। यह तो रही बात कि इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है और उसके लिए मटेरियल क्या। अब इकोनॉमी को पढ़ा कैसे जाए भाई? इकोनॉमी को पढ़ा कैसे जाए? इकोनॉमी को पढ़ा कैसे जाए, जरा ध्यान दें। अब देखिए, इकोनॉमी को पढ़ने के लिए आपको चौतरफा हमला करना पड़ेगा, चौतरफा हमला करना पड़ेगा। बेसिक्स के लेवल पर जो मौलिक ज्ञान है आपका, मतलब मौलिक जो ज्ञान है, मौलिक समझ है, बेसिक्स माने होता मौलिक समझ। इसके अलावा कंसेप्ट के लेवल पर अवधारणा की समझ, मतलब अवधारणा की समझ या अवधारणा कंसेप्ट हो गया। तीसरा जानते हैं एप्लीकेशन के लेवल पर, हर चीज का एप्लीकेशन पता होना चाहिए। अभी मैं दिखाता हूं अनुप्रयोग। और इसके अलावा इंटरलिंक करना, एक विषय को, एक कंसेप्ट को दूसरे कंसेप्ट के साथ अंतर संबंध उसका स्थापित कर देना। क्योंकि ये सब, जब ये सारे पार्ट पर आप एक अच्छी पकड़ रख रहे होंगे, जब सारे पार्ट को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आप जानते हैं, निश्चित रूप से आप
उस विषय को समझा पाएंगे, उस विषय को बता पाएंगे और उससे संबंधित सारी चीजों पर आपकी अपनी एक निजी समझ हो पाएगी। तो आपको कंसेप्ट के लेवल पर, आपको बेसिक्स के लेवल पर, आपको एप्लीकेशन के लेवल पर, आपको इंटरलिंकिंग के लेवल पर। अच्छा, मैं चूंकि इस तरीके से इन सभी पार्ट को कवर करता हूं कि हर विषय में जीरो से लेकर के अप टू टॉप जो हायर लेवल की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उन सभी चीजों पर मैं समझ विकसित करवाता हूं। इसीलिए मुझे जानते हैं इकोनॉमी पढ़ाने में बहुत समय लगता है, 100 घंटे लगता है कम से कम, 100 घंटे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 100 घंटे इकोनॉमी। अब अगर इतना नहीं पढ़ेंगे तो आप यूपीएससी के लेवल पर अपनी समझ को आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए कि केवल 10-20 क्लास करके, 30 क्लास करके, अरे 30 क्लास अगर 1.5-2 घंटे की होगी, 60 घंटे की आपकी क्लास हुई। टोटल मिला के इतनी जानते जब समझ होगी तो आप अच्छे से इस विषय को पढ़ेंगे। मतलब पढ़ा कैसे जाए, बेसिक्स को क्लियर करते हुए, कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, एप्लीकेशन को क्लियर करते हुए, इंटरलिंक को क्लियर करते हुए। तो आप पूछेंगे इसके लिए कोई ऐसी बुक, तो ऐसी कोई बुक नहीं। ये स्वयं आपको हर विषय को, जिस भी विषय में जानते हैं आप बहुत डायनेमिक समझ की जरूरत है, उसके लिए स्वयं अपने आप को तैयार करना होगा इस तरीके से। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अभी जैसे इकोनॉमी, जरा ध्यान से सुनेंगे, 2 शब्द है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही नहीं समझते कि अर्थशास्त्र कोर्स में है या अर्थव्यवस्था कोर्स में है। क्योंकि कई कोचिंग में जाते हैं तो वो कहता है अर्थशास्त्र पढ़िए, जबकि सिविल सेवा में इकोनॉमिक्स कोर्स में ही नहीं, ये कोर्स में ही नहीं है। सिविल सेवा एक क्लर्क बनने के लिए कोर्स में होता है, ये छोटे पद पर जाने के लिए पढ़ाया जाता है, बड़े पदों पर जाने के लिए इकोनॉमी पढ़ाया जाता है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में अंतर होता है, जरा ध्यान सुने, मैं छोटा सा बता भी देता हूं, ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, टॉपिक वाइज चर्चा हम लोग अलग क्लास में करेंगे, अलग सेशन में करेंगे। जैसे देखिए ये 2 शब्द, अगर हिंदी वाले शब्द को देखें तो ये 2 शब्द से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र। अर्थ माने क्या होता है? अर्थ माने होता है संसाधन या मुद्रा, संसाधन या मुद्रा इसी को कहा जाता है, मतलब रिसोर्स या मनी। अर्थ का मतलब रिसोर्स या मनी कहलाता है। अच्छा, शास्त्र का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, सिद्धांत या थ्योरी, मतलब एक ऐसा विषय जिसमें संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। संसाधन सिद्धांत मतलब ऐसा विषय, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ रिसोर्स इज इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ रिसोर्स, संसाधनों के अध्ययन के सिद्धांत को, स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ रिसोर्स, मतलब ऐसा विषय जिसमें क्या किया जाता है? संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। जिसमें संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है उसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। लेकिन बताइए, आप सिविल सेवा में जा रहे हैं, आप एसडीएम बनेंगे, डिप्टी एसपी बनेंगे, यूपीएससी क्वालिफाई करेंगे तो आईएएस आईपीएस बनेंगे, डीएम और एसपी बनेंगे, तो सिद्धांत की क्या जरूरत? व्यवहार की जरूरत है। आप एसडीएम बनेंगे, सिद्धांत जानने से क्या फायदा आपको? आपको जनता के साथ काम करना होगा, जनता की समस्याओं को रिजॉल्व करना होगा, एड्रेस करना होगा, रीड्रेसल मैकेनिज्म सीखना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी, इंटरपर्सनल स्किल, अर्थात आपको व्यवहारिक समझ होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था की एक व्यवहारिक समझ। तो सिद्धांत की क्या जरूरत? हां, आपको अगर प्रोफेसर बनना है, लेक्चरर बनना है या क्लर्क बनना है तो सिद्धांत पता होना चाहिए, क्योंकि क्लर्क सिद्धांत के अनुसार ही काम करता है, कहता कानून के अनुसार। अधिकारी बनने वाला व्यक्ति कानून के अनुसार काम नहीं करता। एक चीज ध्यान रखिएगा, अधिकारी और कर्मचारी में क्या अंतर है? वह व्यक्ति जो कानून के अनुसार काम करता है उसे कर्मचारी कहा जाता है, और वह व्यक्ति जो कानून के अनुसार काम नहीं करता, बल्कि कानून जहां नहीं लागू होता है वहां कैसे लागू किया जाए, उसी को अधिकारी कहा जाता है। इसीलिए इतनी बड़ी परीक्षा ली जाती है, इतने बड़े अक्षर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। अगर कानून के अनुसार काम करवाना हो तो फिर क्या जरूरत है इतना मेहनत करना आपके ऊपर? फिर मंसूरी में प्रशिक्षण देने के लिए क्या जरूरत है यूपीएससी के लोगों को? कभी कोई कलेक्टर ये नहीं कहेगा कि मैं कानून के अनुसार काम करूंगा। अरे भैया, जहां कानून, उसके पास स्वविवेकी शक्तियां होती, बड़े पदों पर स्वविवेकी शक्तियां होती। उसने देख लिया कि यह व्यक्ति जरूरतमंद है, अब कानून कैसे लागू किया जाए इस पे, इसके लिए जो काम करता है उसी को अधिकारी कहा जाता है।
अधिकारी कभी कानून के अनुसार काम नहीं करता। कानून को कैसे लागू किया जाए ताकि संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों को प्राप्त किया जा सके और समाज के हित के लिए काम किया जा सके, राष्ट्र के हित के लिए काम किया जा सके, कल्याण किया जा सके लोगों का। तो ऐसे में आपको सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए इकोनॉमिक्स जानते हैं, ये सिविल सेवा में कोर्स में नहीं है। इसी में मैक्रो इकोनॉमिक्स है जिसमें पूरे देश के संसाधनों के, मतलब पूरे देश के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्ति के लिए संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। खैर इसका मतलब ही नहीं। अब इकोनॉमी पे आइए, ये देखिए दो शब्दों से मिलकर बनाइए, इसमें भी अर्थ है और एक शब्द है व्यवस्था। अर्थ का मतलब तो यही हो गया, और व्यवस्था का मतलब क्या होता है बताइए। व्यवस्था कैसे बनती है बोलिए? प्रबंधन से बनती है। व्यवस्था कैसे बनती है बोलिए? प्रबंधन से बनती है, मैनेजमेंट से बनती है। इसका मतलब संसाधनों के प्रबंधन का विषय, ऐसा विषय जिसमें संसाधन के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है कि संसाधन का कैसे प्रबंधन किया जाए। तो स्टडी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधन के प्रबंधन का विषय, संसाधन के प्रबंधन का विषय, ऐसा विषय जिसमें संसाधनों का प्रबंधन किया जाता है। प्रबंधन से क्या होता है? संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। अब कृषि के लिए संसाधनों का प्रबंधन, उद्योग के लिए संसाधनों का प्रबंधन, सेवा क्षेत्र के लिए संसाधनों का प्रबंधन, चतुर्थक क्षेत्र में सूचना आधारित ज्ञान के लिए संसाधनों का प्रबंधन, पंचक क्षेत्र में गहरे ज्ञान के लिए संसाधनों का प्रबंधन, ये इकोनॉमी कहलाता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए मैं कहूं ग्रीन इकोनॉमी, तो ग्रीन इकोनॉमी क्या है? या मैं कहूं ब्लू इकोनॉमी, या मैं कहूं सर्कुलर इकोनॉमी, ये नए नए इकोनॉमिक टर्म है। या गिग इकोनॉमी, मैं कहूं गिग इकोनॉमी, पिछली बार बीपीएससी में पूछा गया था, अब की बार ये पूछा गया था ब्लू इकोनॉमी, इस बार के मेंस में अभी जो मई में हुआ। या इंडिगो इकोनॉमी, इंडिगो इकोनॉमी। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऐसी आर्थिक गतिविधियां जो पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाती हैं, मतलब संसाधनों का ऐसा प्रबंधन करना ताकि इन्वायरमेंटल लॉस ना हो, क्लाइमेटिक चेंज ना हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। संसाधनों का ऐसा प्रबंधन जिससे पर्यावरण का ह्रास ना हो, उसे क्या कहा जाता है? ग्रीन इकोनॉमी। इससे क्या बनता है बोलिए? ग्रीन जीडीपी। इससे बनता क्या है? ग्रीन जीडीपी। इससे क्या बनता है? ग्रीन जीएनपी। ग्रीन इकोनॉमी में काम नहीं करने को भी काम माना जाता है। पहले जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है, लेकिन ग्रीन इकोनॉमी कहता आराम हराम नहीं, काम है। जो आराम करता है वो क्या करता है? काम करता है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति आराम कर रहा होता है, मान लीजिए सो रहा होता है, तो प्रकृति को कोई प्रभावित नहीं करता। इसका मतलब ये ग्रीन एक्टिविटी है, इससे ग्रीन इनकम हो रही है, इससे ग्रीन इकोनॉमी क्रिएट हो रहा है। पहले सिर्फ काम करने को ही काम माना जाता था, लेकिन ग्रीन इकोनॉमी कहता है काम करना काम नहीं है, क्योंकि अगर काम कर रहे हैं और प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं तो पूरा यूरोप ने तो प्रकृति को बर्बाद कर दिया। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कूलिंग, ओजोन इरोजन, ओजोन विखंडन, जलवायु परिवर्तन हो रहा, उसको काम माना जाएगा? वो तो विनाश है, वो सृजन नहीं है। सृजन को काम माना जाता है, विनाश को नहीं। पहले की परिभाषा में जो हमारे आदिवासी भाई थे, वनवासी भाई थे, जो जंगलों में रहते थे, चोटियों में रहते थे, घाटियों में रहते थे, मरुस्थलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, द्वीपीय क्षेत्रों में रहते थे, उनके काम को पहले काम ही नहीं माना जाता था, क्योंकि लोग सोचते थे वो काम नहीं, अरे वो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, वो प्रकृति की रक्षा कर रहे हैं, वो ग्रीन इनकम है। तो ग्रीन इकोनॉमी का बहुत ब्रॉड विजन है, लेकिन जब आपको समझ होगा इसके कंसेप्ट की, बेसिक्स की, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी का मतलब, ब्लू इकोनॉमी का, नीली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? नीली अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो जलीय संसाधनों, समुद्री संसाधनों, तटीय संसाधनों के उपयोग पर आधारित होती है, जो मैरीन रिसोर्सेज, कोस्टल रिसोर्सेज और जो इनलैंड वाटर है,
उसके प्रबंधन से जो तैयार होती है उसे क्या कहा जाता है? नीली अर्थव्यवस्था। और क्या गौरव है, भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। भारत एक पेनिसुलर पार्ट है, प्रायद्वीपीय भूभाग है। 3 ओर से समुद्रों ने हमको घेर रखा है। 200 नॉटिकल माइल तक, 200 समुद्री मील, 370 किलोमीटर तक हमारे पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। बहुत बड़ा हमारे पास समुद्री तट है, 7516.16 किलोमीटर। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे झील, ताल तलैया, पोखर, जोहड़ जैसे बहुत सारे वाटर शेड है हमारे पास। जल को संभालने वाले क्षेत्र हैं, वेटलैंड है हमारे पास। हमारे पास वेरियस रिसोर्स है। ब्लू इकोनॉमी भारत की किस्मत को पलट सकता है। अच्छा, सर्कुलर रिसोर्स, चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो वेस्ट को रीयूज करने पर जोर देती है, जो वेस्ट को मिनिमाइज करने पर जोर देती है, उसे सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता, ताकि संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। और गिग इकोनॉमी जो कहती फ्रीलांस वेस्ट वर्क करिए, जो कहती है कि परंपरागत रोजगार मत करिए। परंपरागत रोजगार के लिए रोज ऑफिस में जाना पड़ता। वर्क फ्रॉम होम महिलाओं के लिए क्रांति है गिग इकोनॉमी। जब घर से काम होगा तो महिलाएं काम कर पाएंगी, ऑफिस जाना मुश्किल हो जाता है कई सारी बेटियों को। और इंडिगो इकोनॉमी जानते हैं, ज्ञान आधारित, अर्थात ऐसी। अब देखिए, बीपीएससी ने सवाल पूछा, मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं ताकि आपको अभी दिखा सकूं। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया और 38 नंबर में, आप देखिए 38 नंबर में ये क्वेश्चन आया। ये देखिए, यहां पे देखिए जरा आप, देखिए क्या लिखा हुआ, जरा देखें। लिखा है कि ब्लू इकोनॉमी इज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द 10 कोर डायमेंशन फॉर द नेशनल ग्रोथ। नीली अर्थव्यवस्था को भारत के 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में देखा जाता है। इन द फाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द इकोनॉमी एंड इट्स द स्टेप टेकन बाय द इंडिया टू प्रमोट द ब्लू इकोनॉमी, आर दे सफिशिएंट। कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 38 नंबर का है। ये देखिए 38 नंबर का। आप सोचिए, इस क्वेश्चन को करने में जितना मैं बोला उससे ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। ये कह रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था की पहचान राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में की जाती 6वां आयाम है ये। इसका मतलब इसमें नीली अर्थव्यवस्था की सिर्फ परिभाषा लिख देना है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जो समुद्री संसाधनों, तटीय संसाधनों और आंतरिक जल स्रोतों के उपयोग के आधार पर विकसित की जाती है, उसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। ब्लू इकोनॉमी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास समुद्र नहीं होता तो पहली बात, हमारे पास इतने बंदरगाह नहीं होते। 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत में और 200 से ज्यादा छोटे बंदरगाह, और भारत का 95% व्यापार समुद्रों से होता है। अगर ये नीली अर्थव्यवस्था नहीं होता, समुद्र नहीं होते, तट नहीं होते, तो आपके पास बंदरगाह नहीं होते, और बंदरगाह नहीं होते तो आपके पास सी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती, समुद्री परिवहन की सुविधा होती? कदापि नहीं। अच्छा, अगर समुद्र नहीं होते तो आपके पास समुद्री मछलियां, शैवाल, प्रवाल, बहुत सारे मैरीन रिसोर्सेज नहीं होते। तो दूसरा, हमारे पास तमाम प्रकार के संसाधन उपलब्ध करवाती है नीली अर्थव्यवस्था। तीसरा, ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध कराती। बॉम्बे हाई कहां पे है? 2/3 तेल कहां से निकाला जाता है? सब ऑफशोर है, वो उस समुद्र में है बॉम्बे हाई। इसके अलावा समुद्री क्षेत्र में हवाएं बहुत तेज चलती। विंड एनर्जी, तमिलनाडु नंबर 1 पर आता है विंड एनर्जी में। इसके अलावा वेव एनर्जी, तरंग ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ज्वारी ऊर्जा, ओटेक एनर्जी, बहुत सारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का स्रोत है ब्लू इकोनॉमी। मतलब पहला, बंदरगाह इसके नाते उपलब्ध है, भारत विश्व व्यापार और वैश्विक संबंध बना पाता। नंबर 2, सी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा। नंबर 3, हमारे पास स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत इसके माध्यम से प्राप्त होता है। नंबर 4, हमारे पास खाने पीने के लिए शैवाल, प्रवाल, मछलियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार प्राप्त होता है।
पर्यटन की सुविधा है, मनोरंजन की सुविधा है, साथ में समुद्री क्षेत्र चारों तरफ होने के कारण भारत का एक वैश्विक महत्व है, इंपॉर्टेंस है। समुद्री जो ब्लू इकोनॉमी है इसमें कम निवेश है, मतलब कहा जाता है कि अगर इसमें आपने 1 लाख निवेश किया तो 5 लाख का रिटर्न है, 5 गुना रिटर्न प्राप्त होता है। साथ में समुद्री क्षेत्र से हमें रक्षा सुरक्षा की सुविधा प्राप्त होती है, अनुसंधान की सुविधा प्राप्त होती है, तमाम प्रकार के तकनीकी विकास की सुविधा प्राप्त होती है। ये इसका महत्व, यही देखिए लिखा हुआ है कि डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द इकोनॉमी। इसके महत्व पे चर्चा करना, तो आपने चर्चा कर दिया। फिर भारत सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किया है, तो आप बताइए कि भारत सरकार ने क्या प्रयास किया है इसके लिए। तो भारत सरकार ने सागरमाला प्रोग्राम चलाया है, भारत सरकार ने जानते संपदा योजना शुरू किया है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य नीति घोषित किया है, भारत सरकार ने इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन बनाया है, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट प्रोग्राम घोषित किया है, भारत सरकार ने ब्लू इकोनॉमी के लिए पॉलिसी 2022 में घोषित की है। ये सब स्टेप आप बता देंगे। तो ये लिखा, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि द स्टेप टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट ब्लू इकोनॉमी। फिर लिखा है आर दे सफिशिएंट, क्या ये पर्याप्त है? आप कहेंगे, नीचे आएंगे आप कहेंगे भारत सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी बहुत सारे प्रयास किए जाने बाकी हैं, क्योंकि हमसे बहुत आगे चीन जा चुका है, बहुत देश जा चुके। तो आप बताएंगे कि इसको अभी जो भारत में प्रयास है वो उतने पर्याप्त नहीं है, इसके लिए और प्रयासों की आवश्यकता है। जैसे नंबर 1, ब्लू इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर डेवलपमेंट होना चाहिए। नंबर 2, वित्त की उपलब्धता, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। छोटे छोटे मछुआरे, उनके पास ठीक से नाव ही नहीं है, कम से कम आज के समय में ई बोट होनी चाहिए। कब तक जानते हैं ऐसे करके नाव चलाएंगे हाथ से? ई बोट होनी चाहिए, जीपीएस होना चाहिए। पता चला जाते जाते पहुंच गए श्रीलंका, उसने कहा बहुत हो गया मछली, आइए चलिए जेल में चलिए। तो जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, जाल उनके पास अच्छा होना चाहिए, उनका जानते इंश्योरेंस होना चाहिए, बैंक में खाता होना चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बहुत सारा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। दूसरा, वित्त की उपलब्धता करवाने की आवश्यकता। तीसरा, समुद्री संसाधनों के लिए शोध की, अनुसंधान की आवश्यकता है। साथ में जानते हैं आसपास के देशों से कॉपरेशन, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन, इसमें इंटरनेशनल कॉपरेशन की भी जरूरत है। साथ ही विशेष प्रशिक्षण की भी जरूरत है। साथ ही भारत के राष्ट्रीय नीति में इसको प्रमुखता और दिए जाने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे आप अपने प्रयास बता देंगे, हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत सामान्य समझ से ही क्वेश्चन। और ये कब आया? ये ऐसा तो है नहीं बहुत पीछे आया हुआ सवाल है, ये 68 बीपीएससी मेंस का सवाल है, ये 68 बीपीएससी मेंस का सवाल है। आसानी से कर ले जा रहे हैं कि नहीं? जब पढ़ा दिया जाएगा और विधिवत कर ले जाएंगे। ये तो चूंकि इकोनॉमी का को कैसे तैयार करें और उसको लेकर के एक आपको आइडिया देना है, इस नाते मैं जस्ट केवल बहुत छोट सामान्य समझ के आधार पर इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, ये भी 38 नंबर का है, ये भी देखिए 38 नंबर का, ये 68 बीपीएससी का है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके लिए बहुत पढ़ने की जरूरत हो। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अगर आपने अच्छी समझ विकसित की तो बहुत जल्दी एसडीएम बन जाएंगे आप। 1 साल काफी है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है, कितना आसान सवाल है, स्वयं देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, स्वयं देखिए। ये देखिए क्या बोलता है, ये कह रहा है कि एग्जामिन इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इंगेजमेंट इन 2022। भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की 2022 में जांच कीजिए। 2022 में भारत का व्यापार संबंध कैसा था, मतलब निर्यात कैसा था, आयात कैसा था, व्यापार घाटा था कि नहीं था। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा कह रहा है कि व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव टेकन बाय इंडिया, भारत के द्वारा वैश्विक स्तर पर व्यापार बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए, बताइए। सोचिए क्वेश्चन कब आया है, मई 2023 में। और जानते हैं भारत की ट्रेड पॉलिसी कब जारी हुई, 1 अप्रैल 2023 को। तो आपको वो भी बताना था। अच्छा, फिर लिखा है कि सजेस्ट सम वेज टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड, अपने से बताइए
कुछ और उपाय आप बताइए जिससे भारत के विश्व व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। इसका मतलब है कि आपकी समझ ऐसी हो कि आप सुझाव भी दे सकें। ये कब दे पाएंगे? जब आपको कमियां पता रहेंगी कि हमारे विश्व व्यापार में क्या कमी है, आखिर हमारा निर्यात क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों आयात ही बढ़ रहा है, क्या बनाएंगे जो बिक जाएगा और विश्व व्यापार में हमारा योगदान बढ़ेगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, आखिर क्यों चीन का निर्यात बढ़ रहा है। ऐसी सारी चीजों को सोचने की क्षमता होगी तो आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए, लेकिन आपको ट्रेड समझने के लिए, आपको ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड समझने के लिए, आपको इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड समझने के लिए, वैश्विक व्यापार समझने के लिए आपको पहले भारत की इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। एक समरी भारत की अर्थव्यवस्था की होनी चाहिए। कैसी समरी होनी चाहिए? आप कहेंगे कैसी समरी होनी चाहिए? तो देखिए, इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, जरा ध्यान देंगे, इंडियन इकोनॉमी की बात मैं करूं तो आप ध्यान दीजिए, 1498 में जब वास्को डी गामा भारत में आया, इससे लेकर के 1950 तक भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? कोलोनियल इकोनॉमी थी, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। हमारी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों का शासन था, उसने अपने हितों के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित किया था। और गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, कोचीन में पुर्तगालियों का शासन था, उसने अपने अनुसार वहां की अर्थव्यवस्था विकसित की थी। और पांडिचेरी, कराईकल, माहे एनम में फ्रांस की कवर में था, वो क्षेत्र में था, तो वहां उसने अपने अनुसार अर्थव्यवस्था विकसित की थी। अर्थात ये औपनिवेशिक हितों को पूरा कर रही थी। लेकिन 1950 से लेकर के 1991 तक, जब भारत यहां पे आजाद हुआ, आजादी का वर्ष 15 अगस्त 1947 का है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजों से सिर्फ आजाद हुए। 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजी व्यवस्था से आजाद हुए। इसलिए जब कभी भी पढ़ने लिखने में आजादी का वर्ष लिखा जाता है तो 50 लिखा जाता है, क्योंकि जब तक आपकी व्यवस्था नहीं आएगी तब तक आप प्रयास नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हुई? लेकिन जब देश आजाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था को क्लोज्ड कर दिया गया। क्लोज क्यों कर दिया गया, जरा बताइए? भारत की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था क्यों कर दिया गया? कोई बोले, भारत की अर्थव्यवस्था को बंद क्यों कर दिया गया था? क्योंकि अर्थव्यवस्था को खोलने के नाते ही बाहरी लोग आए, व्यापार करने के लिए आए। पुर्तगाली आए ये कहकर के मैं व्यापार करूंगा, हे भारत के लोगों मैं व्यापार करूंगा। डच आए, डेनिश आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, सब ये कह के आए कि मैं व्यापार करूंगा, और धीरे धीरे कब्जा कर लिया। तो जब देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा अब हम खोलेंगे ही नहीं अर्थव्यवस्था को, क्योंकि फिर कंपनी आएगी, कहेगी मैं आऊंगा, लेकिन आएगी लेकिन जाएगी ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू बड़ी डरते थे, उन्होंने कहा 90 वर्ष तक लड़ाई लड़नी पड़ी। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल लड़ना पड़ा। अब की बार हम किसी को आने ही नहीं देंगे, किसी कंपनी को। इसलिए उन्होंने अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कर दिया था। लेकिन 1991 में उन्हीं की पार्टी के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोल दिया, ओपन कर दिया, और इसको ओपन इकोनॉमी बना दिया। इसको ओपन इकोनॉमी बना दिया, खुली अर्थव्यवस्था बना दिया। यहीं से एलपीजी शुरू हो गया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो जाएगा नहीं, अब वो दौर गया जब आएगा और जाएगा नहीं, तो इन्होंने यहां से एलपीजी लागू कर दिया। यहीं से विश्व व्यापार शुरू हो गया भारत में। लेकिन नरेंद्र मोदी का शासन आया और इसी बीच में कोरोना आ गया। तो 12 मई 2020 से 2047 के लिए अर्थव्यवस्था को एक नया स्वरूप दे दिया गया। उसी पे तो क्वेश्चन पूछा बीपीएससी ने। यहां क्या स्वरूप आया? यहां पे जानते हैं, अब सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनाना है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपने संसाधनों को आपको बेहतर करना पड़ेगा, अपने संसाधनों को आपको डेवलप करना पड़ेगा। अब देखिए, 1498 से लेकर 1950 तक भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी। इसका सिर्फ शोषण किया गया, इसका विकास नहीं किया गया। कई इतिहासकारों ने लिखा है, जरा कमेंट को बड़ा करिए तो।
है कि नहीं? तो जानते हैं ये यहां पर भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित नहीं किया गया बल्कि शोषण किया गया। तभी तो कहा जाता है भारत को चूस चूस करके टेम्स नदी में जानते पहुंचा दिया गया। अच्छा, यहां पर 1950 से 1991 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया गया था। आयात निर्यात बंद, सरकार की अनुमति के बिना एक चीज भी ला नहीं सकते। तो यहां बंद अर्थव्यवस्था का दौर था 40 वर्ष तक, 41 वर्ष तक। 1991 से दौर शुरू हुआ, खुली अर्थव्यवस्था का दौर आया। अभी भी खुली अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब प्राथमिकता है कि आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेंगे। हर चीज का आयात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जरूरत पड़ने पर आवश्यक चीजें मिल ही नहीं पाती। जरूरत पड़ने पर आवश्यक चीजें मिल ही नहीं पाती। कोरोना ने सिखा दिया कि विपरीत परिस्थितियों में दूसरे पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। इसलिए आत्मनिर्भरता, इसीलिए अब 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। तो ऐसे में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है, और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है तो आपको क्या करना होगा? आयात पर निर्भरता को हटाना होगा। और आयात पर निर्भरता को हटाना होगा तो क्या बढ़ाना होगा? निर्यात बढ़ाना होगा और आयात को कम करना होगा। अब देखिए, इसी पे एक क्वेश्चन पूछ लिया, इसी पे एक क्वेश्चन है डायरेक्टली। बड़ा खूबसूरत सवाल है। यह कह रहा है कि 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार की समीक्षा कीजिए, जांच कीजिए। एग्जामिन लिखा है मतलब जांच कीजिए कि 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में वैश्विक व्यापार क्या था। तो जांच करने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। मैंने उसे पढ़ाया है। अब देखिए, भारत का वस्तु निर्यात जानते कितना है? 447 बिलियन डॉलर है। सेवा निर्यात, ये भारत का गुड्स एक्सपोर्ट है। सर्विस एक्सपोर्ट 322 है। अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलाकर के जानते कितना हो जाता है? 770 बिलियन डॉलर भारत का निर्यात है। और भारत का आयात देखिए 714, और सेवाओं का आयात इतना है, मतलब ये 892। इसका मतलब है कि भारत का कुल एक्सपोर्ट कितना है? बोलिए। कुल एक्सपोर्ट है 770 बिलियन डॉलर, और इंपोर्ट कितना है? टोटल इंपोर्ट कितना है? 892 बिलियन डॉलर। घटा दीजिए तो भारत में व्यापार घाटा। देखिए, आयात ज्यादा हो गया, निर्यात कम हो गया। निर्यात हमारा कम है, आयात ज्यादा, तो क्या हो गया? बोलिए। ट्रेड डिफिसिट हो गया, व्यापार घाटा हो गया। व्यापार घाटा कितने का हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। 100, अगर इसमें घटाएंगे 70, 20, 90, 122, माइनस 122 बिलियन डॉलर घाटा जा रहा है। माइनस 122 मतलब 122 बिलियन डॉलर का घाटा है। अब देखिए, प्रश्न में पहला तो यही हो गया। सबसे पहले आप विश्व व्यापार की परिभाषा देंगे कि विश्व व्यापार का तात्पर्य भारत का दुनिया के अन्य देशों के साथ होने वाले आयात और निर्यात से है। आयात निर्यात की शुरुआत 1991 में तब हुई जब भारत की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया और उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण को लागू किया गया। लेकिन 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था खुल तो गई, लेकिन हमारा निर्यात कम रहा, आयात ज्यादा रहा। जैसे 2022 में भारत का कुल निर्यात 770 बिलियन डॉलर रहा और आयात 892 बिलियन डॉलर रहा, जिसके नाते 122 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ, जो दर्शाता है कि भारत व्यापक व्यापार घाटे की स्थिति में है। यह हो गया पहले पार्ट का आंसर, यहां तक का आंसर हो गया। अब यह कह रहा है कि व्यापार बढ़ाने के लिए भारत के द्वारा किए गए पहल बताइए। व्यापार बढ़ाने के लिए, तो व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ने क्या किया? पहली बात तो बंदरगाहों को ठीक करना शुरू किया, उनको आधुनिक करना शुरू किया, निर्यात की लागत को घटाने का प्रयास किया, निर्यातकों को सहायता देने के लिए करों में छूट दी, ड्यूटीज को घटाया, उनको जानते हैं ब्याज सस्ते दरों पर ऋण मिल पाए, उसके लिए व्यवस्था की निर्यात बंधु योजना में। इसके अलावा कई तरीके की अनेक सहायता, कई प्रकार के पदार्थों, कई प्रकार के वस्तुओं को लेकर के कपड़े का निर्यात है, जूते का निर्यात है, हथकरघा निर्यात है, उसमें भी भारत सरकार की सहायता, समर्थन, सब्सिडी, इस तरीके की चीजें हैं। और इसके अलावा 2023 में 1 अप्रैल 2023 को भारत सरकार ने नई व्यापार नीति लागू की है, जिसमें 2030 के लिए
इसको जरूर बताना था, क्योंकि 1 अप्रैल, ये मैंने सब पढ़ाया था, जानते ये सब क्वेश्चन हूबहू जैसे कॉपी में हमने पढ़ाया है वैसे ही आया हुआ है। ये 1 अप्रैल 2023 को भारत की नई न्यू ट्रेड पॉलिसी भारत सरकार ने जारी की, और न्यू ट्रेड पॉलिसी में क्या कहा गया है? कहा गया है 2030 तक $2 ट्रिलियन का भारत निर्यात करेगा। $2 ट्रिलियन का कितना? वस्तु का कितना? इसमें वस्तु का निर्यात, गुड्स एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन का, ये $1 ट्रिलियन का, और सर्विस एक्सपोर्ट ये $1 ट्रिलियन का। और अभी कितना है वस्तु का निर्यात? 447, बाप रे बाप। और सेवा का निर्यात कितना है? 322, बाप रे बाप। इसका मतलब है कि ये इसको कहां पहुंचाना? 1 ट्रिलियन। अब कितना समय ही बचा? 2030 बचा है। 7 वर्षों में क्या उतना हो पाएगा? इसी नाते पूछा गया है, सुझाव दीजिए। और फिर लिखा है कि, यहां देखिए, फिर लिखा है कि भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय समझाइए। तो देखिए, चीन से तुलना वो कर पाएगा जो सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। तो सबसे पहले भारत में वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन की लागत को घटाना होगा, मतलब टैक्स को कम करना होगा, टैक्स रिफॉर्म करना होगा। दूसरा, आधारभूत संरचना बढ़ाना होगा ताकि उत्पादन की लागत कम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा, स्किल डेवलपमेंट करना होगा, वित्त की उपलब्धता बढ़ानी होगी, इंश्योरेंस की उपलब्धता बढ़ानी होगी, निर्यातकों के अनुकूल ब्यूरोक्रेसी करनी होगी, फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी, और प्रोएक्टिव होकर के सरकार जब काम करेगी तो अच्छा, साथ में ऐसे क्षेत्रों को डेवलप करना होगा जहां दुनिया के देश आगे नहीं है, चीन आगे नहीं है, और भारत के परंपरागत क्षेत्र को भी जानते अंतरराष्ट्रीय स्तर पे प्रमोट करना होगा, प्रचार प्रसार करना होगा। बस हो गया ये क्वेश्चन। 38 नंबर मिल गया आपको, 38 नंबर मिल गया। अब देखिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये 68 बीपीएससी का एग्जाम जो अभी 3-4 महीना पहले हुआ, उसके सवाल हैं। और ये देखिए, टोटल सवाल यहां दिया गया है, क्वेश्चन को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। ये तो क्वेश्चन सब 60 में दिया गया, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। देखिए सारा क्वेश्चन, बहुत आसान सवाल पूछे जाते, लेकिन ये आसान उसी को लगेगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी, बेसिक्स क्लियर होगा, नहीं तो यही आपको टफ लगने लगेगा। और इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके की रणनीति बनाई है। सामान्यतः आप इकोनॉमी पढ़ते हैं तो किसी भी कोचिंग में आपको 10-12 चैप्टर पढ़ाया जाता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रारंभिक गणना जीडीपी, जीएनपी इनका, या बेरोजगारी, गरीबी, या थोड़ा बहुत विश्व व्यापार, थोड़ा बहुत, अर्थात बहुत देखा जाए तो बहुत कम चैप्टर पढ़ा करके लोग अपना भार उतार देते हैं, क्योंकि बीपीएससी में सिलेबस ठीक से लिखा नहीं है, और उसी का फायदा जानते हैं कोचिंगें उठाती हैं और सिलेबस पूरा कह देती हैं। तो जिसके नाते लोगों को लगता है कि इतना ही पढ़ना है, लेकिन जब क्वेश्चन देखते हैं तब लगता है कि ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं रहा है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका तात्पर्य है कि आपने ठीक से उसको पढ़ा ही नहीं, ठीक से आपने उसको समझा ही नहीं, और चौतरफा जानते आपकी समझ विकसित नहीं हुई है। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आपको एकदम चौतरफा आपकी समझ को विकसित किया जाए, ताकि मौलिक समझ को लेकर के, अवधारणा की समझ को लेकर के, अनुप्रयोग के समझ को लेकर के, और कंसेप्ट को एक दूसरे से लिंक करने को लेकर के कहीं कोई समस्या ना आए, और बहुत सहजता के साथ आप जानते हैं चीजों को कर सके, और हर क्वेश्चन के बारे में आपके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, सोचने समझने की जानते हैं क्षमता बढ़े। यही हमारा उद्देश्य रहता है और हम लोग यही करते हैं। इसीलिए जानते हैं स्पेस आईएएस एकेडमी के नेतृत्व में ये सफल बैच इसीलिए शुरू किया गया है। और इस सफल बैच का उद्देश्य क्या है? ये सफल बैच का उद्देश्य है कि एकदम जब बीपीएससी का एग्जाम यूपीएससी के लेवल का हो गया है, तो हमें तैयारी भी कैसी रखनी होगी? यूपीएससी के लेवल पे। और इसी नाते बहुत विस्तृत जानते हैं, इस पूरे बैच को बहुत विस्तृत और बहुत ही
अच्छे ढंग से लेकर चलने की इसकी योजना है, ताकि बेसिक से लेकर के अप टू पीक तक सारी समझ विकसित हो, सारा कंसेप्ट विकसित हो, जो क्वेश्चन पेपर आए हैं पिछले 8-10 वर्षों में वो सॉल्व करवा दिया जाए, ताकि पिछली चीजों का जानते एक अभ्यास हो जाए। अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा नहीं, आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, और आत्मविश्वास बढ़ाने का एक उपाय है कि पिछले वर्षों में जो मेंस का पेपर पूछा गया बीपीएससी का, और कम से कम 10 वर्षों का यूपीएससी का, पीटी में जानते हैं जो प्रश्न पूछा गया बीपीएससी का पिछले 8-10 वर्षों में यूपीएससी का, वो आपके पास सॉल्व हो, और कंसेप्ट की सारी कंसेप्ट की सारी समझ हो, ताकि फैक्ट को लेकर के, कंसेप्ट को लेकर के या एप्लीकेशन को लेकर के कहीं कोई समस्या जानते आपको ना आए। हर चीज जानते आपकी मुट्ठी में हो, आपकी पकड़ में हो, और बहुत कम समय दे करके। वैसे भी एक शिक्षक का उद्देश्य होता है कि वो आपकी पढ़ाई लिखाई को आसान बना दे। अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे, शिक्षक वो नहीं है जो सिर्फ पढ़ाता है, सूचनाओं को भरता है। असली शिक्षक वो है जो ज्ञान और समझ को लेकर के आकर्षण पैदा कर देता है। और ज्ञान और समझ को लेकर के आकर्षण तब पैदा होगा जब आप विषय को अच्छे से डाइजेस्ट करने लगेंगे, उसकी एक मौलिक समझ होने लगेगी, और सोचने और समझने को लेकर के एक नजरिया विकसित होने लगेगा। और इसी सोचने और समझने के नजरिए से ही आपका आगे का रिजल्ट जानते हैं तय होता है। क्यों? क्योंकि जब तक समझ विकसित नहीं होगी तब तक अच्छा सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। जानते शब्द क्या होता है? शब्द व्यक्तित्व का हथियार होता है। वर्ड इज द वेपन ऑफ पर्सनालिटी। वैसे ही शब्द निकलते हैं जैसी समझ होती है, जैसा नजरिया होता है। अगर विषय पर आपकी डाइजेस्टेड समझ होगी तो मौलिक तरीके से जानते हैं आपके अंदर से शब्द निकलेंगे, सेंटेंस बनेंगे, और सारे सेंटेंस जानते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड दिखेंगे। प्रश्नों का उत्तर जब आप लिखेंगे तो एक फ्लो दिखेगा, और उस फ्लो को देख करके ही एग्जामिनर समझ जाएगा कि गहरा विद्यार्थी है, यही असली अभ्यर्थी है, इसी को अधिकारी बनाना है, इसी को अच्छे से मार्क्स देना है। साथ ही साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, और चूंकि जब विषय पर ज्ञान होगा तो लिखने की भी शैली में आसानी होगी। जानते जब कोई व्यक्ति चीजों को समझ जाता है ठीक से, तो सही से उसको लिखने की दिशा में वो आगे बढ़ने ही लगता। बस थोड़ा बहुत केवल कुछ टेक्निकल चीजें समझा दी जाए, कुछ स्किल से जोड़ दिया जाए, तो लिखने की भी क्षमता आ जाती है। साथ में बोलने में भी कौशल आ जाता है, और लिखने बोलने से ही जानते हैं आपका एग्जाम जुड़ा हुआ है, आपकी सफलता जुड़ी हुई है। तो इकोनॉमी के सेक्शन को जानते इस तरीके से पढ़ना है। अब इसमें हम लोग जब कुछ टॉपिक लेंगे, जब शुरुआत करेंगे, तो आप विधिवत इसको समझ जाएंगे। तो आज के इस सेशन से जो लोग जुड़े रहे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर क्लासेस जो है हम लोग कब से कंटिन्यू करेंगे? क्लासेस अभी क्या है कि अलग अलग विषय को समझेंगे। 10 अक्टूबर से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी 10 बजे, 9:30 बजे सुबह, 9:30 AM। 9:30 AM से आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। 10 अक्टूबर से रेगुलर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, ऐसे चलती रहेगी अभी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी क्लास नहीं चलेगी, अभी भी क्लास चलती रहेगी। जैसे कैसे आप इकोनॉमी पढ़ें, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ें, कैसे IR पढ़ें, पढ़ने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ताकि बहुत सारी बारीकियों को आप सीख जाइए। और 10 अक्टूबर से कंटिन्यूटी के साथ आप जानते हैं क्लास फिर शुरू हो जाएगा। फिर नहीं बात की जाएगी, फिर सिलेबस को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, फिर उसी विषय पर जोर रहेगा। मान लीजिए हमने IR शुरू कर दिया 10 अक्टूबर को, तो फिर पहले IR को खत्म करेंगे। या मान लीजिए हमने इकोनॉमी शुरू कर दिया तो इकोनॉमी को खत्म करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी शुरू कर दिया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खत्म करेंगे। तो इस तरीके से एक एक सेक्शन वाइज आगे बढ़ेंगे, और सेक्शन वाइज आगे बढ़ेंगे तो आपका नोट्स, क्लास नोट बनता जाएगा, उस विषय के बारे में आपकी समझ होती जाएगी। और जब, अच्छा एक चीज और जान लीजिए, शुरुआत से कहा जाता है कि आंसर राइटिंग पर बहुत जोर देना है, लेकिन एकदम शुरू से ही आंसर राइटिंग आप नहीं करने लगेंगे। थोड़ा विषय की समझ होने लगती है तो समझ से अपने आप भाव आने लगता। भगवान कृष्ण ने एक त्रिसूत्र दिया था, ज्ञान भक्ति कर्म। ये भगवान कृष्ण के द्वारा एक सूत्र बनाया गया था
ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का मतलब होता सही समझ। जब सही समझ होगी तो भक्ति का मतलब भाव। सही समझ से सही भाव आने लगता है और सही भाव से सही क्रिया होने लगती है। अगर मान लीजिए आप सही से विषय को समझने लगेंगे तो सही भाव विकसित होगा, और सही भाव विकसित होगा, सही सेंटेंस निकलेंगे, सही शब्द निकलेंगे, आंसर होने लगेगा, आंसर राइटिंग होने लगेगी। आंसर राइटिंग में मार्क कौन सा आपको जानते हैं? जो है तोप चलाना है और मिसाइल चलाना है और रॉकेट चलाना है। बस चीजों को समझना है, लिखना है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।